और अब अगली खबर भोपाल से आ रही है। मोहन यादव कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक महेश्वर में संपन्न हुई। देवी अहिल्याबाई को समर्पित इस बैठक में मोहन यादव सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। बैठक की जानकारी देते हुए सीएम मोहन यादव ने बताया कि आज की बैठक में मध्य प्रदेश के 17 धार्मिक स्थानों पर शराबबंदी का फैसला लिया गया है। इन 17 स्थानों में उज्जैन नगर निगम के अलावा दतिया, पन्ना, मंडला, मंदसौर जैसी 6 नगर पालिका, महर, ओमकारेश्वर, ओरछा, चित्रकूट जैसी 6 नगर परिषद, सलकनपुर जैसी 6 ग्राम पंचायतों में शराब की दुकानों को पूर्ण बंद किया जाएगा। सीएम ने कहा कि शराबबंदी की दिशा में ये पहला चरण है। इसके अलावा नर्मदा नदी के दोनों तटों के 5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराबबंदी की पूर्व की नीति यथावत जारी रहेगी। आज की बैठक में विधवा तलाकशुदा जैसी कल्याणी बहनों को पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया गया। प्रदेश में तबादला नीति के तहत विशेष परिस्थितियों में मंत्री भी अपने विभाग में तबादले कर सकते हैं। सामाजिक समरसता के लिए महू स्थित अंबेडकर विवि के बुनियादी विकास और विधि विभाग को लेकर 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और आज कैबिनेट में भोपाल में 180 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले बाबडिया कला ब्रिज को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि अस्थायी विद्युत कनेक्शन वाले प्रदेश के किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक सहायता मंजूर की गई है। इसके बाद स्थायी कनेक्शन वाले किसानों को भी आगे दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने बताया कि आज की बैठक में आगामी फरवरी माह में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर चर्चा हुई। कई विभागों की नीतियों में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा हुई। की नगरी, उनके काल की राजधानी, हम सबका सौभाग्य है। उनकी 300वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर हमने पूरे वर्ष, जैसे आपकी जानकारी है कि पहले दशहरे के अवसर पर भी शस्त्र पूजन का कार्यक्रम इसी महेश्वर और इंदौर में किया गया था। ये हमारी प्राचीन गौरवशाली अतीत की राजसत्ताओं के आदर्शों को पुनः नमन करने का ये उपक्रम है। उस भाव के आधार पर हमने आज कैबिनेट की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्री गणों के साथ, और हमने ये निर्णय किए वो भी माँ अहिल्या के उस शासन काल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जब हम यहाँ अहिल्या माता की नगरी में आए तो सबसे पहले हम माँ अहिल्या के उस किले में उनकी राजगद्दी को नमन करते हुए माँ नर्मदा के पूजन आशीर्वाद के बाद मीटिंग में गए। और खास करके दोनों पक्ष के, हमारे होलकर वंश के यहाँ के रिचर्ड साहब जो वर्तमान में राजगद्दी के उत्तराधिकारी हैं, और माँ अहिल्या के मायका पक्ष से हमारे राम शिंदे जी जो चेयरमैन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी माननीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं और मौजूद थे, जिनके आधार पर हमने अहिल्या माता के दोनों वंशों से जुड़कर के इस भावना को प्रकटीकरण किया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। आपकी सबकी जानकारी में रहेगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू है और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने ही उस स्थान को एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया है। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ के विश्वविद्यालय का भी अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है, और आज हमने निर्णय किया कि लॉ में भी उनकी बड़ी भूमिका है, तो विधि संकाय के साथ उसको एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाते से भी विकसित किया जाए, इस दिशा में हमने आज निर्णय किया है। कुछ निर्णय और भी किए हैं, जैसे एक निर्णय हमने किया है कि विशेष परिस्थितियों में माननीय मंत्रीगण भी ट्रांसफर कर सकेंगे। इस विषय को आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे खास करके विधिवत तो ट्रांसफर पॉलिसी बाद में आएगी, लेकिन इसमें विस्तारित रूप से करने के पहले हमारे माननीय मंत्रीगण अपने विभागों के अंदर सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए इस पर काम कर सके। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी
विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले। इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पर हम काफ़ी काम करने वाले हैं। खासकर बीच में ऐसे निर्णय तो बहुत सारे हैं, जैसे हमने आज अपने 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है तो पीएम एयर टैक्सी के माध्यम से कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूँ कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। आज एक और निर्णय हमारा किसानों से संबंधित हुआ है। हमारी लोकमाता के जमाने में भी उनने किसानों को कुएं से पानी लेकर के खेती को प्रोत्साहन देने के निर्णय किए थे और बगीचे लगाने के लिए प्रेरित किया है। हमारी सरकार ने भी निर्णय किया है कि हमारे अपने किसान जो अस्थायी विद्युत पंप के लिए अभी हम पे निर्भर रहते हैं, ऐसे लगभग 2 लाख किसानों को 3 हार्स पावर से लगा करके 7.5 हार्स पावर तक 10% की राशि वो देंगे तो उसको पूरा पंप हमारी तरफ से दिया जाएगा। एक तरह से बिजली फ्री हो जाएगी। ये बहुत बड़ा निर्णय है जिसके आधार पर किसानों को अपने लिए खुद के सोलर पंप के माध्यम से उनको बिजली की उपलब्धता उनके आत्मनिर्भर बनाएगी। जो किसान या अन्नदाता ऊर्जादाता बने, इस भाव के आधार पर आगे जा करके हम अपने 30 लाख बाकी स्थायी कनेक्शन वाले हैं उनको भी पॉलिसी बना के आगे की समय डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अभी अस्थायी पंप धारकों को ये बड़ी मदद देने का आज निर्णय किया है कि आज पुनः 300 साल पुरानी राजधानी चैतन्य हुई। हमारी राजधानी का वो जो पुराना गौरव होलकर साम्राज्य का समय का आज वो हमको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। होलकर साम्राज्य का तो यद्यपि सांस्कृतिक क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र छोटा था। लेकिन आज पूरे प्रदेश को लेकर के सारे निर्णय हमने दूरगामी दृष्टि से यहाँ लिए हैं। तो माँ अहिल्या माता का भी और माँ नर्मदा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। इस गौरवशाली क्षण में आप सब साक्षी बने। मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से पूरा शराब की दुकानों पे पाबंदी है, सेवन पे पाबंदी है। अभी दुकानें बंद कर दी ना, दुकान जब मिलेगी नहीं तो कहाँ से पिएगा। सर इसका मतलब ये माने कि मध्य प्रदेश शराबबंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये तो घोषित रूप से बोला। काल भैरव में क्या होगा? काल भैरव में भी आस्था की आप प्रसाद ले जाओगे ना। देखो, परिसीमन आयोग हमारा काम कर रहा है। परिसीमन आयोग अपने भविष्य की दृष्टि से जिले, तहसील, संभाग और ग्राम पंचायत तक का विचार कर रहा है। तो वो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद इस सब बारों में निर्णय ये बजट सत्र के समापन के साथ, और हम उम्मीद करेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमारी ये घटना है, जहाँ शराबबंदी हो रही है, वहाँ की बहनों के और धार्मिक संगठन के, बड़े पैमाने पे सामाजिक संगठनों के सबके फोन समाचार इतनी उत्साह उमंग है कि ये हमारी इस जो नीतिगत निर्णय हमने लिया है, हमको लगा कि ये निर्णय वाकई में बहुत जनता के दिलों को छूने वाला है। सर, ये निमाड़ में आपका मीटिंग भी तो निमाड़ संवाद अभी आपने क्या सुना परिसीमन का? आप कहाँ थे? पोषण आहार में जो घोटाला हुआ, मुझे लगता है कि आज अपनी सारी बात आ गई। बहुत धन्यवाद। साथ साथ जो एक बड़ा निर्णय हुआ है मंत्रिपरिषद के माननीय मंत्रीगणों के बीच में, कि हमारे बीच में ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से वो बावड़िया भाऊ है ना, बावड़िया भाऊ क्या बोलते हैं, बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं भोपाल में, तो भोपाल की होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी प्रेजेंटेशन, पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से
पूरा माननीय मंत्रीगणों के सामने CS और PS ने रखा है। जब हमारे प्रधानमंत्री 24 तारीख को पधार रहे हैं तो 24 और 25 के होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में वो कैसे सफल हो, सब विभागों का तालमेल कैसे हो, हमारा राज्य लाभान्वित कैसे हो, ऐसे अलग अलग प्रकार की और 25 से ज़्यादा नीतियों को भी ला करके हमने आज कैबिनेट में 2 नीतियों से शुरुआत की। हर विभाग की सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय में बढ़ावा देने वाली और कुल मिलाकर के राज्य की अनुकूलताओं से बाकी लोग लाभान्वित कैसे हो और राज्य भी लाभ कैसे उठाए, इस दिशा में हमने बड़ा निर्णय किया है। आज ये गेमिंग से लेकर के एक और खास करके हाँ, और आखिरी एक बड़ी जिसके आपको सबको इंतजार है, हमने तय किया कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा करके शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। और ये जैसे उज्जैन नगर निगम संपूर्णतः शराब की दुकानों से बंदी रहेगी। दतिया नगर पालिका, यहाँ भी यही पूरी शराब बंदी रहेगी। पन्ना ये भी नगर पालिका है, नगर पालिका क्षेत्र में शराब की दुकानें बंद रहेगी। मंडला नगर पालिका, मुल्ताई नगर पालिका, मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, ये भी इसी प्रकार से इनके साथ बंद रहेगी। मैहर की माताजी का नगर पालिका क्षेत्र ये शराब की दुकान से प्रतिबंधित रहेगा। ओमकारेश्वर की नगर परिषद, महेश्वर की नगर परिषद, मंडलेश्वर की नगर परिषद, ओरछा और चित्रकूट की नगर परिषद और अमरकंटक, खास करके चित्रकूट और अमरकंटक हम सब ध्यान दें इस मामले में। ये हमारी धार्मिक आस्था के ऐसे सभी केंद्र हैं, इस सभी नगर परिषदों में हमने शराब की इसी नीति के आधार पर दुकानें बंद करने का निर्णय किया है। हमारी नगर परिषद के बाद ग्राम पंचायत सलकनपुर, जहाँ सलकनपुर माता का मंदिर है, इस पंचायत से भी शराब की दुकानें बंद कराएंगे। बरमान कला ग्राम पंचायत, लिंगा ग्राम पंचायत, बरमान खुर्द ग्राम पंचायत, कुंडलपुर ग्राम पंचायत और बांदकपुर ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायतों से भी हम शराब की दुकानें बंद करेंगे। आपकी जानकारी में रहे कि मां नर्मदा के तट के दोनों तरफ के 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की जो पूर्वत पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भी हम जारी रखेंगे। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश भर से जो मैंने आपके बारे में बताने का प्रयास किया है कि हम ये शराबबंदी का हिस्सा चलेंगे। एक मुख्य कारण यहाँ की बैठक करने का और भी था, कैबिनेट की बैठक का, जो नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की जो भावना है, गरीब, महिला, किसान और युवा, ऐसे में युवा और किसान की पॉलिसियां हमने मिशन मोड में पिछली कैबिनेट में लाए थे। आज ये नारी सशक्तिकरण की दिशा में हमारे कैबिनेट का पहला ही एजेंडा था। जब हम अपनी बहनों की जिंदगी में बेहतर से बेहतर सरकार क्या मदद कर सकती है और स्त्री सशक्तिकरण का ये सबसे सक्षम उदाहरण राज्य बने, इस दिशा में हमने आज खासकर महिलाओं की सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्य के लिए विमेन लीड डेवलपमेंट प्रयास के आधार पर हमने ये पूरा योजना बनाई है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक विकास और सुरक्षा, साथ ही साथ महिलाओं और बालिकाओं की विभिन्न सरकारी सेवाओं में पहुंच निश्चित हो, महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, समाज में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के एकीकृत प्रयास करना, समाज में महिला और बालिका के सकारात्मक व्यवहार हेतु परिवर्तन, पुरुष संवेदनशीलता बढ़ाना, ये ऐसे कई प्रकार के कामों के साथ हमने मिशन मोड पे चलने का प्रयास किया है, जिसमें मिशन के प्रमुख लक्ष्य में जन्म के समय लिंगानुपात 5 अंक प्रति 1000 की वृद्धि में वृद्धि करना, बालिकाओं की 10 और उससे अधिक वर्षों की स्कूली शिक्षा में 5% की वृद्धि करना, मातृ मृत्यु दर में 10 अंकों की कमी लाना, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में 5 अंक की कमी लाना, बाल विवाह में 5% की कमी लाना, महिला श्रम भागीदारी 3% की कमी लाना और मिशन के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल, आर्थिक स्वावलंबन, सुरक्षा और संरक्षण, संवाद से व्यवहार परिवर्तन इत्यादि कई प्रकार के
ये मिशन मोड के प्रमुख घटक हैं। उम्मीद करेंगे नारी सशक्तिकरण की दिशा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश अपने बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए योग्य भूमिका निभाएगा। ऐसे और कई सारे विषय। विधानसभा मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने रेप के आरोपी सपा नेता मोहित खान का जिक्र करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबी बिना जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर संगम में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संगम का संदेश है एकता से ही देश अखंड रहेगा, लेकिन जातिवाद और परिवारवाद इस एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। मैं इन्हीं चुनौतियों पर प्रहार करने आया हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति आपके विकास में बाधा है। ये राजनीति आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। कुछ लोग केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, जनता की नहीं। उन्होंने कभी किसी दलित, वंचित या पिछड़ी जाति के व्यक्ति का उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का पुराना नाम अंबेडकर नगर था। यही स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि संपत्ति के चक्कर में पड़े लोग समाजवादी नहीं हो सकते। आज के समाजवादी संपत्ति के पीछे पड़े हैं। वे हर जगह कब्जा कर लेते हैं, अपराधियों और माफियाओं को बचाते हैं। पार्टी के समय में आपने राम जी की बेड़ी को देखा होगा और जल नहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे देख करके संकोच के मारे टुकड़ी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है हर जी की बेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की बेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है। जो अयोध्या आता है दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है। इसका लाभ यहाँ भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी ये हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहाँ पर विधायक गण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में हैं, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वावल के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। खब्बू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद नहीं, यहाँ पे जातिवाद नहीं, यहाँ तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है। केवल राष्ट्रवाद यहाँ पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और बहनों भाइयों, किसी का सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु स्कूल और कॉलेज में लगाए गए कैंप। आरटीओ अर्चना परिहार, परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश, जिलाधीश मुरैना एवं पुलिस अधीक्षक
जिला मुरैना के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत स्कूल कॉलेजों में कैंप लगाकर छात्र छात्राओं को मोटरयान नियमों से संबंधित जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही कोहरे एवं धुंध से बचाव हेतु व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिंग टेप लगाए जाने की कार्यवाही भी की गई है। इसी क्रम में आज दिनांक 24/1/2025 को राष्ट्रीय चालक दिवस के अवसर पर NHAI टोल प्लाजा परिसर पर व्यावसायिक वाहनों के चालकों हेतु निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर और स्वास्थ्य विभाग मुरैना के सहयोग से आयोजन किया गया। परिवहन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उक्त कार्यक्रम में वाहन चालकों के नेत्र परीक्षण कर आवश्यक चिकित्सालय सलाह एवं आवश्यकता अनुसार उपचार हेतु चिकित्सकीय दवाइयों एवं चश्मे आदि उपलब्ध कराए गए। शिविर के दौरान मार्ग से गुजरने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को रोककर यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु अवगत कराया गया। बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों को मौके पर ही निःशुल्क हेलमेट उपलब्ध कराए गए। संयुक्त रूप से आयोजित उक्त शिविर के दौरान क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलेंद्र भदौरिया, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक तथा गोयल नेत्र चिकित्सा सहायक सुनील यादव, नेत्र चिकित्सक HK कैन कर्मचारी उपस्थित रहे। NHAI ने नकुल अग्रवाल, अर्चना परियार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जिला मुरैना मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा माह 2025 के अंतर्गत हम यहाँ पर एक सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविर का आयोजन किया है, जिसमें हम लोगों ने नेत्र जनित रोगों से बीमारी से संबंधित परीक्षण किए और जिनका दूरदृष्टि दोष है, जो कि वाहन चालक जो होते हैं जिनको दूरदृष्टि की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उनको हमने चश्मे वितरित किए हैं और साथ ही हमने निकट दृष्टि दोष वालों को भी चश्मे वितरित किए हैं। और वाहन चालक ये ध्यान रखें, जिसको भी दूर से अगर देखने में समस्या है, लाइट का फोकस करता है, तो वो समय पर अपने जरूर नेत्र परीक्षण अवश्य कराएं, क्योंकि जागरूकता ही समस्या का निदान होती है। आप सभी को जानकारी होगी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 2025 में किया जा रहा है। इसके साथ ही आज राष्ट्रीय चालक दिवस भी है। इस उपलक्ष्य में हमने जो हमारे भारी वाहन चालक रहते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं और कमर्शियल व्हीकल ड्राइवर हैं, उनके लिए हमने एक कार्यक्रम का आयोजन रखा है जिला चिकित्सालय के सहयोग से। इसमें हम लोग सभी बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर की आई चेकअप भी कर रहे हैं। साथ ही जिन लोगों को भी आई से रिलेटेड इशू आ रहा है, उनको हम लोग मौके पर ही दवाएं और चश्मे का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम के दौरान हमने एक पहल ये भी की है कि जो भी 2 पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट का संचालन करते पाए गए हैं, उनको हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन करना और यातायात नियमों की समझाइश का भी हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। मध्य प्रदेश के धार जिले के टांडा से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने किया अपनी विधानसभा का दौरा। 132 kV लाइट में फॉल्ट होने से पिछले दिनों नीचे खेल रहे 3 बच्चे बुरी तरह झुलसने की खबर मिलने पर विधायक सिंघार ने बच्चों के घर पहुंचकर देखा हालचाल। परिवार के सदस्यों ने बताया कि फॉल्ट से सुजीत बालक 12 वर्षीय, नितिन 10 वर्षीय, अमृता 6 वर्षीय, पिता रमेश निवासी काली देवी है बुरी तरह झुलस गए हैं। वह उनका उपचार अभी भी परिवार वाले कर रहे हैं। इस बात को लेकर क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने वहीं मौके से ऊर्जा मंत्री से दूरभाष पर चर्चा कर पीड़ित परिवार को मदद करने की बात की। देखिए क्या कहा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने। अभी जो 3 बच्चे जो बड़ी लाइन जो है उसमें झुलसे हैं, जिसको लेकर आपने ऊर्जा मंत्री से बात करी है। देखिए, एक बड़ी गंभीर विषय है। इसके पहले भी एक यहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी और इतने सालों से सरकार ने हायर ट्रांसमिशन लाइन को ऊंचा क्यों नहीं किया। इस सरकार की सीधे नाकामी है कि आप जो लाइन 10, 12, 15 फीट पे हो रही है उसको आपको 40-50 फीट रखना चाहिए। खेतों में लाइन रहती है, वहाँ खेती करते लोग। अब बच्चे अगर घर लगा हो तो पीछे जाएंगे खेत में। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं 8 साल के 5 साल के बच्चों के साथ हुई स्थिति, उनको लावारिस छोड़ दिया। 20,000 रुपये दे रही शासन प्रशासन। ये क्या मजाक है। सरकार को पूरा इलाज कराना चाहिए तत्काल, तो इस लाइन को ऊँची कराना चाहिए, दोबारा ऐसी घटना नहीं हो। मेरी बड़ी शर्म की बात है कि आदिवासी संघर्ष कर रहा अपने बच्चों के इलाज के लिए और उनके लिए सरकार ने आज तक संज्ञान नहीं लिया। बड़ी दुख की बात है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें तत्काल कार्रवाई करे। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया कि कार्रवाई करने का, मैं इंतजार करता हूं। लेकिन मैं कहूंगा आपके मीडिया के माध्यम से कि इंसानियत के नाते इन बच्चों को तत्काल इनका पूरा इलाज होना चाहिए। हेलो,
मिश्री जी, मैं बैठा हूँ ये काली देवी में टांडा में जो घटना घटी थी, करंट लगा था बच्चों को, 20 दिए थे। अरे ये आईसीयू में रहे बच्चे, क्या होगा 20 से? हैं? और 5-5, 6-6 साल के, 8 साल के बच्चे यार, पूरा शरीर झुलसा हुआ, इनका फोटो वीडियो भी मैं आपको भेजूंगा। इससे कैसे होगा यार? हैं? इनका मेरा कहना इलाज पूरा होना चाहिए, थोड़ी कि नहीं इनको सड़क पे छोड़ दो बेचारे आदिवासी परिवारों को। मेरी अभी यार प्रद्युम्न तोमर से बात हुई, मिनिस्टर अपने एमपीवी, उन्होंने भी कहा मैं बात करता हूँ, बताता हूँ लाइन अप, ठीक है ना। तो मेरा कहना या तो प्रस्ताव आप भेजो उसको, ये और लेकिन लाइन तो ऊपर होना चाहिए। 12 फीट पे लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन 40 फीट पे होती है, 50 फीट पे होती है ऊंची। अरे इसमें सीरियस आपको बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल संज्ञान। ये काली देवी है, हाँ आपको दिखाऊं वीडियो कॉल पे इनको, बच्चों की क्या हालत है देख लो। अब आप फिर कब आना होगा, 1 मिनट नहीं लगाया ये, हाँ देखो जी, ये देखो आपकी क्या स्थिति बच्चों, ये देखो छोटी बच्ची। भाई कैसे कैसे होगा? अब आपने 20,000 इनको दिए, 20,000 में इलाज होता है यार, थोड़ी इंसानियत तो रखना चाहिए यार सरकार को। नहीं बिल्कुल सर, ये अभी मैं भिजवा करके इसकी जांच करवाता हूँ और इनकी पूरी मदद करेंगे। प्लीज, थैंक यू। ओके। मध्य प्रदेश में हर कांग्रेस का विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में मेधावती छात्र छात्राओं को एक स्कूटी देंगे। मेधावती छात्र छात्राओं को प्रदेश में स्कूटी नहीं मिलने पर मोहन सरकार को जगाने को लेकर कांग्रेस विधायकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के जन्मदिन के मौके पर सभी विधायकों ने लिया फैसला। उमंग सिंघार ने अपने जन्मदिन पर खरगोन जिले के सलोनी भालेकर को दी स्कूटी। सलोनी को प्रदेश सरकार से नहीं मिली थी। सलोनी को स्कूटी 20 जनवरी को खरगोन जिले के महेश्वर विधानसभा में कांग्रेस के कार्यक्रम में छात्र सलोनी ने पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को आवेदन सौंपकर अपनी गुहार लगाई थी। कार्यक्रम से ही खरगोन कलेक्टर से फोन पर चर्चा की थी, जिसके बाद आज गंदवानी में नेता प्रतिपक्ष के जन्मदिन के मौके पर उक्त छात्रा को स्कूटी गिफ्ट की, जिसके बाद छात्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं अब प्रत्येक कांग्रेस विधायक अपने क्षेत्र के मेधावी छात्रों को स्कूटी देंगे। विधायक उमंग सिंघार के जन्मदिन पर देपालपुर से कमल सिंह गौड़ उर्फ पप्पू, नरेश जैन, गोल्डी जैन बनावर ने केक काट कर सभी को बधाई दी। सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ पे बुला के इतना सम्मान दिया। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मिली आपको स्कूटी, इसकी वजह क्या रही? जब हमको बीजेपी की तरफ से घोषणाएं हुई थी कि टॉपर्स को स्कूटी दी जाएगी पर नहीं मिली थी, तो 20 जनवरी को मेरे पापा ने मुझे बोला था कि श्रीनगर में नेता आ रहे हैं तो तू जाना और उनके सामने तेरी सारी बातें रखना। मैं वहाँ पे गई, मैंने उनके सामने मेरी सारी बातें रखी और उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया और आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ। भैया सभी विधायकों ने स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है। देखिए स्वाभाविक है, हमारे साथी विधायक कभी मंच पे सुझाव आया बघेल जी का, और मैं समझता हूं कि जब आप राजनीति के क्षेत्र में आप एक समाज सेवा करते हैं तो दलगत भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। और जो योजनाएं इन बच्चों के लिए है, जो पढ़ के आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, IAS IPS जनरल बनना चाहते हैं, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, सरकार ये योजना इसलिए करती है कि इनको प्रेरित करे ताकि लैपटॉप मिले, स्कूटी मिले, एक्टिवा मिले, ताकि ये लोग बढ़ के प्रदेश का भविष्य बने। लेकिन सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर वोट की राजनीति करती तो गलत है, बड़ा दुख की बात है। हम सभी माननीय सभी विधायकों ने एक निर्णय भी करा भी आपके सामने कि हम सब मिलके अपनी अपनी विधानसभा में जो मेधावी छात्र है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्कूटी और लैपटॉप नहीं दे पा रही है, हम एक सांकेतिक रूप से एक सरकार को जगाने के लिए कि सरकार उस योजना को वापस से चालू करे, सबको मिले। हम चाहते हैं कि 90,000 जो छात्र है लगभग उनको मिले। इसीलिए हम सब मिलके अपनी अपनी विधानसभा में एक स्कूटी देंगे जो मेधावी छात्र है, और मेरे को लगता है कि सरकार जागेगी,
इन बच्चों के भविष्य की और युवाओं के प्रति सजग होगी, ये हमारी भावना है। भैया, प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई, निवेश में पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया। सौरभ शर्मा 1 महीने से ज्यादा फरार है। इसके अलावा इंदौर में पार्सल मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। देखिए, मैं समझता हूँ कि अब मुद्दे बहुत है, और लेकिन आज जन्मदिन है तो मैं सोचता हूँ कि जवान से कड़वा नहीं बोलूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, जनता के प्रति सजग होना चाहिए। किसान हो, युवा हो, चाहे महिला हो, इस पे आपको सपने उनको दिखा के आप वोट तो लेना चाहते हो, लेकिन आपको वो उनके सपने पूरे करना पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल निकल चुका, अगले 4 साल में अब कब करती है देखते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ब्रिज है मध्य प्रदेश का जीजी ब्रिज, उसका नाम बदल दिया गया है, जम्बेटर ब्रिज कर दिया गया है, क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ ऐसे मुद्दे बहुत है, और आज मैं सोचता हूँ कि जन्मदिन के दिन इसको छोड़ो। धारजू के कुक्षी के अंतर्गत आज शाम रात्रि में 8 बजे निसरपुर बस स्टैंड पर मध्य प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा स्वाधीनता संग्राम की गौण नायिका वीरांगना रानी दुर्गावती का 500वां जन्म वर्ष प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाया गया। बता दें कि वीरांगना रानी दुर्गावती के 500वें वर्ष जन्म वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के प्रत्येक विकास खंड में मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज शाम नगर के बस स्टैंड ग्राउंड पर प्रेरणा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद पंचायत के सीईओ मैडम, जनपद अध्यक्ष पति कन्हैया चौहान, उपाध्यक्ष जगदीश भायल, सरपंच अंतिम पटेल, दुर्जी पाटीदार, हीरा मंडलोई के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के कलाकार शहडोल के संस्कृति मंच के बच्चों ने गौंड रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित नाटक का चित्रण किया गया। इस अवसर पर कई क्षेत्रीय नेतागण सहित बड़ी संख्या में पत्रकार साथी के साथ साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक एवं स्कूली एवं ग्रामीण के बच्चे उपस्थित थे। खाचरोद में कृष्णानंद जी ने लेकोड़िया गौशाला से तकरीबन 500 गायों के लापता होने के आरोप के साथ लिखित शिकायत में कहा था कि श्री नंदराज गौशाला लेकोड़िया में 1000 गौमाता के लिए मध्य प्रदेश सरकार 20 रुपए प्रति गौमाता के मान से अनुदान दे रही है। सरकार पशु चिकित्सक अपनी रिपोर्ट में 500 से ज्यादा गौमाता गौशाला में होना बता रहा है। संत श्री का आरोप है कि सरकारी दस्तावेज बता रहे हैं कि प्रति गौमाता 20 रुपए के हिसाब से अनुदान 1000 गौमाता के लिए पड़ रहा है। उधर दूसरी ओर पशु चिकित्सक द्वारा दिए गए सरकारी दस्तावेज में 500 रुपए के आसपास गौमाता का होने का जिक्र किया गया है। महाराज का सवाल है कि 1000 गौमाता का अनुदान गौशाला को मिल रहा है। सबको बताया गया है कि 1000 गौमाता गौशाला में है, तो सरकारी डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार बाकी सैकड़ों गौमाता कहां है। संत के आरोपों के बाद आनन फानन में गौशाला समिति सदस्यों ने अन्य गौशालाओं में गाय बेचने का जिक्र किया है, लेकिन उक्त गौशाला के संचालकों ने भी सामने आकर स्वामी जी के सामने आकर दूसरी गौशाला की गाय के यहां पहुंचने से मना कर दिया। वहीं बात करें स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की, जहां आज स्वामी जी का जन्मदिवस था और स्वामी जी के भक्त अपने गुरु का जन्मदिवस मनाने आश्रम पहुंचे थे, जिसके बाद स्वागत मंच को गौ माता की हत्या के रूप में श्रद्धांजलि मना दिया गया और बाहर से आए कई और साधु संतों यहां तक कि भक्तों ने गौ माता को श्रद्धांजलि देते हुए अपने सर के बाल मुंडवा दिए। स्वामी जी यहीं नहीं रुके और मंच से प्रदेश के मुखिया मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र में इतना बड़ा गौशाला में घोटाला हुआ और इन आतताइयों ने गौमाता को कसाईयों के हवाले कर दिया और मुख्यमंत्री जी के भनक तक नहीं लगी। और तो और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान इस मामले पर संतों से बात तक नहीं की। स्वामी जी कृष्णानंद ने क्षेत्रीय विधायक तेज बहादुर सिंह चौहान पर मंच से बरसते हुए कहा कि अब तो विधायक बन गए हो, अगली बार भूल जाना कि तुम विधायक बनोगे और आज के इस आश्रम के दरवाजे तुम्हारे लिए
बात बिल्कुल बंद है। वहीं लिकोडिया गौशाला के संत गंगागिरी महाराज भी सामने आए, जिन्होंने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मैं तो पिछले कई वर्षों से गौशाला का संचालन करता था, कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया। इन दुष्टों ने 498 गौ माता को कहां पहुंचा दिया। आप तो मीडिया वाले हैं, आप ही सच्चाई बाहर ला सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से आह्वान करता हूं, इस विषय पर तुरंत संज्ञान ले और दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजें। ढाबे की कमाई से उसने हजारों बीघा जमीन का मालिक हो गया होगा, ऐसा क्या कर दिया भाई? अरे भाई पेपर तो पूरे लाओ, थैली में लाओ ना स्वामी जी, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जा भैया, बैठ जा। मेरे प्यारे पत्रकार बंधुओं, ये एक फोटो है जब उनने ज्ञापन दिया था, ये एक फोटो है जब वो ज्ञापन देने गए थे। इस फोटो में मैंने एरो के निशान लगा दिए हैं। एरो के निशान ये दर्शाते हैं कि इनने जमीनें किस किस को दी और कैसे ये जमीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं गौशाला की, और ये कौन लोग हैं जो गौशाला से संबंधित भी नहीं है और ज्ञापन के मंच पे खड़े हैं। इनकी जन्म कुंडली में मीडिया को दिखाना चाहूंगा, फोटो के पीछे इनकी थी, बड़े ध्यान से आप ले लीजिए, आपके काम आएगा। ये इनकी पूरी जन्म कुंडली है, पहले नंबर पे फोटो और फिर इनका इतिहास सोशल मीडिया को मैं बता रहा हूं। जो अपने आप को दावा करता है कि मैं वहां का मैनेजर हूं, साहब ध्यान से देख लीजिए, ये गौशाला के मैनेजर हैं। सोशल मीडिया पे इनका वीडियो वायरल हो रहा है। ये ऐसे मूर्ख मैनेजर है कि इनको गिनती भी मालूम नहीं, और ये कह रहे हैं कि 600 650 गायें होगी। आपकी जन्म कुंडली ये है, गौशाला से 10,000 रुपए का पेमेंट लेते हैं। इसके पीछे इसकी जन्म कुंडली है पूरी, ये देख लीजिए, लिखित में है, राइटिंग में, ये सब आपको दे दिए जाएंगे। ये है जो अपने आप को कहता है कि मैं शासन तंत्र जुड़ा हुआ हूं, मैं सरपंच हूं चुना हुआ। इसका नाम है मदन सिंह, पिता भंवर सिंह, राजपूत, निवासी लेकुड़िया। आप बड़े गो भक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप बार बार ये कहते हैं कि स्वामी जी कभी गौशाला ही नहीं आए। अरे मैं पूरे मध्य प्रदेश की गौशाला में गया भैया, तू तो 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर बैठा है, यहाँ तो मैं रोज आ सकता हूँ। ये है इनके सरपंच। एक ये अपराधी है, इसको तुरंत प्रभाव से उठाओ। महिलाओं पे आक्रमण कर कर उसकी टांग तुड़वा दी, टांग तुड़वा के उसके राय डलवा दी। आज तक प्रशासनिक सेवाओं ने उसकी एफआईआर नहीं ली है। सबसे पहले मीडिया को इसकी एफआईआर करा के इस आदमी को उठवाना चाहिए। इसका नाम है विजय सिंह नरेंद्र सिंह राजपूत बिरियाखेड़ी, जिनकी पत्नी वार्ड नंबर 5 से जनपद सदस्य है, जिसका लाभ उठाकर उक्त व्यक्ति पूरी ताकत के साथ ये दावा करता है कि हमें गाय इस गौशाला से अन्य गौशाला में भेजी। ये खुद बोल रहा है कि मैंने गायों को अन्य गौशाला में भेजी। ये उसकी जन्म कुंडली पीछे लिखी हुई है। ये नाम, पते, एड्रेस, फोन नंबर सब स्वामी जी ने इसके रख रखे हैं। इसको जेल में डलवाओ, इसका फोटो खींचो। ये है रेपिस्ट, इसका नाम है अजय सिंह, पिता सुमेर सिंह राजपूत, थाना खासरोद में एफआईआर दर्ज है, जिसका अपराध क्रमांक 0090/2023 है। ये आदतन अपराधी है। इसका परिवार 20 साल 10 साल की पूर्ण सजा काट रहा है, और ये भी रेपिस्ट है। अजय सिंह वर्तमान में जमानत पर बाहर घूम रहा है। कल भी आश्रम के बाहर घूम रहा देखा गया, अंदर बात भी हुई इससे मेरी। सूचना प्रशासनिक सेवाओं के लिए वायरल वीडियो में शख्स अपने आप को गो समिति का सदस्य बताता है। माननीय न्यायालय को भी धोखा देकर जमानत बाहर घूम रहा है। ये है इनके गो भक्त। ये इसकी जन्म कुंडली पीछे देख लो भाई। इनको उठवाओ, फिर स्वामी जी के पास आओ। गायों का एक मामला उठा रखा है आपने। आपका ये आरोप है कि वहाँ की जो गौशाला है उनके द्वारा 498 गायों का कोई लेखा जोखा नहीं मिल रहा है। उसके संबंध में आज आपने आपके जन्मदिन के अवसर पर आज के कार्यक्रम को गौ माता को श्री चरणों में मतलब श्रद्धांजलि अर्पित करी है। क्या है पूरा वाक्य? देखिए ऐसा है कि साहब, बात ये नहीं है कि हमने जन्मदिन को समर्पित कर दिया। बात यह है कि हमने गाय के दूध को पी के हम इतने बड़े हुए। तो जब आदमी ऋणी रहता है तो वो ऋण उतारना ही चाहता है। मैं गौ माता का ऋणी हूँ, मैंने गाय का दूध पिया है और दूध को पी के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं आज ये सोचता हूँ कि मेरी 498 गौ माता के साथ क्या हुआ। गौ तस्करों के हाथ गई तो निश्चित है कि सुरक्षित तो है ही नहीं। मैंने तो ये मान लिया है गौ तस्करों को दी है, गौ तस्कर लोगों को दी है, तो निश्चित मानिए कि गौ वंश तो हमारा गया और गया। तो आज हमने सादर श्रद्धा सुमन अर्पित भी कर दिए हैं और गौ माता को श्रद्धांजलि देती है।
हमारे संतों ने आज सारे बाल मुंडवा लिए हैं। मध्य प्रदेश शासन चाहता क्या था? मध्य प्रदेश शासन के अधिकारी लोग प्रशासनिक सेवाओं में क्या चाहते थे कि संत समाज आए और अपने बालों का मुंडन करे गौ माता के लिए, तो हमने कर दिया। ये हमारा एक कार्य था जो करना था हमको, गौ माता को अपने शरीर भी अर्पण कर दिया। तो ये चीज़ है। जिस प्रकार से आपने प्रशासन को भी खुला चैलेंज दिया कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, नहीं तो अन्यथा बहुत बड़ा जो है 2028 तक की आपने बात की है कि कुंभ के दौरान जो बहुत सारे साधु संत इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। नहीं, आंदोलन तो क्या है, ये तो आदि अनादि काल से गौ माता की रक्षा के लिए संतों का एक दायित्व है। संत का जब जन्म होता है तो वो गौ गंगा गीता गायत्री के लिए होता है। संत किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। तो हमारा जो मुद्दा है वो गौ माता का है। जो हमारे 4 प्रकल्प है, गौ गंगा गीता गायत्री, उसमें एक प्रकल्प हमारा गाय का है। वो गाय का जो प्रकल्प है हम उसको पूरा करना चाहते हैं। गौ माता के साथ अन्याय हुआ है, उसको हम न्याय दिलवाना चाहते हैं। तो स्वामी कृष्णानंद जी किसी व्यक्ति विशेष से राग द्वेष नहीं रखते। समिति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा समिति से कोई संभाषण नहीं करना। हमारा तो ये कहना है कि जो वहाँ पे पदन अधिकारी है, जो अपने आप को चेयरमैन कहते हैं, सचिव कहते हैं, कोषाध्यक्ष कहते हैं, इनको उठाओ, इनसे पूछो कि क्या कारण है कि तुम जवाब नहीं दे रहे हो, क्यों आप लोगों से भग रहे हैं। स्वामी जी सही है तो मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं ना, आप प्रश्न पूछ रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। ऐसे वहाँ के अधिकारियों के बुला के उनसे जवाब मांगो, तब हम जाने कि भाई कुछ काम हुआ। गौशाला के जी एक वर्जन आया था लेकोड़िया गौशाला से, जिसमें बताया गया था कि राधा रानी गौशाला के अंदर 498 में से कुछ पहुँचाई गई है। क्या है मसला है? एक भी गौ माता श्री राधा रानी गौशाला नहीं पहुंची है। जैसा कि पूज्य गुरुदेव ने 498 गौ माता का हिसाब पूछा, उसी प्रकार हम भी कहना चाहेंगे कि 498 गौ माता आपकी गौशाला से गई कहाँ है, ये उनको प्रूव करना चाहिए। जिन गौशालाओं का नाम लिया है वो गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है, अभी तक गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है। और मात्र जो नई गौशाला हैं, जो आपकी इतनी पुरानी गौशाला होते हुए हम कैसे वहाँ गौ माता रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आरोप उन्होंने गौशालाओं पे लगाए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। और एक भी गौ माता राधा रानी गौशाला तक नहीं पहुंची है, ना ही लुनेरा पहुंची है और ना ही चापा खेड़ा पहुंची है, क्योंकि चापा खेड़ा और सभी की न्यूज़ भी हमने देखी है। तो हम सभी से कहना चाहेंगे कि पूज्य गुरुदेव ने जो मुद्दा उठाया है 498 गौ माता का, उसमें हम पूज्य गुरुदेव के साथ हैं और निरंतर ही जो गौ माता के साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं आप सामने लाएँ और कहाँ गई 498 इसका जवाब भेजें वहाँ की जो समिति है वो सभी। अच्छा, एक बात बताइए कि राधा रानी गौशाला से यदि किसान गो वंश ले जाता है, गौ माता ले जाता है, तो उसके लिए क्या कागजी फॉर्मेलिटी होती है? राधा रानी गौशाला से अगर कोई गोभक्त दूध के लिए गौ माता ले जाता है जो गांव में होता है, तो उसका आधार कार्ड लिया जाता है, उसका मोबाइल नंबर लिखा जाता है, कौन सी गौ माता उसको दी गई है, कौन से कलर की है वो लिखा जाता है। और उसके घर तक ये जानकारी रखते हैं हम लोग कि यदि वो गौ माता कारणवश यदि अगर गोधाम को चली जाती हैं तो उसकी भी रिपोर्ट हमें भेजें, अन्यथा उसके घर से ना तो बेच सकता है और ना ही कहीं छोड़ सकता है। गोवंशों पे टैग भी लगा रहता है, शासन का एक नियम है कि उसमें गोवंशों को टैग लगे रहते हैं। जितने भी गोवंश गौशाला में है उस पर टैग लगे रहते हैं, उस पर गोवंश की पहचान आधार कार्ड जैसी रहती है। तो क्या आप मानते हैं इसको कि अगर वो चीज़ नहीं है तो इस प्रकार का जो महाराज जी का आरोप है बिल्कुल सत्य है? सत्य है, बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आपने एक लिकोड़िया गौशाला पे आरोप भी लगाया कि बोले आप कहते हैं कि बोले हमारी जो गाय वहाँ गई आपकी वहाँ पे, तो आप खुद ने अभी आप आरोप लगाया कि एक मशीन आपने दी थी, वो मशीन उन्होंने खराब करके पहुंचा दी। जी, शुक्ला भरने की मशीन पिछले 1 वर्षों से हमने दे रखी थी। जब भी उनको जरूरत पड़ती थी कि हमने इसे कि गौ माता वहाँ पे भी है, माँ यहाँ पे भी है, माँ वहाँ पे भी है, तो हमारा जब काम हो जाता था तो हमने वहाँ पे सहयोग के लिए दी थी कि ठीक है गौ माता का कार्य है। और अभी मुझे जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने छोड़ी तक नहीं, मुझे भाड़ा लगाकर वहाँ से मशीन मंगाई गई। और ये स्थिति है कि वो मशीन खराब स्थिति में है और चल नहीं रही है, तो अभी मेरा शुक्ला पूरा भारी पड़ा है। कृष्णानंद जी ने जो मुद्दा उठाया है, अभी हम प्रयाग से आए हैं, मेरा नाम दिगंबर अखाड़े से मैं महंत हूँ, और अभी 13 अखाड़ों को जाकर बैठक लेंगे और कुंभ में भी योगी जी से चर्चा करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ गायों का घपला हो रहा है, जो गऊ के नाम से पैसा ले रहा है और जो मलाई खा रहा है और गऊओं को कुछ भी नहीं दे रहा है, उसका महाराज जी के सानिध्य में संतों की टीम जाएगी, हर जगह जांच होगी और प्रशासन शासन को भी उसमें मदद करनी पड़ेगी। और मीडिया से भी मेरा ये कहना है कि जहाँ जहाँ ये घपले हो रहे हैं तुरंत वहाँ जाकर उसका पूरी जानकारी ले और महाराज जी तक पहुँचाए। और इसका हम कुंभ में जाकर मुद्दा उठाएंगे। और कुंभ के बाद में प्रशासन इसको नहीं सुनती तो यहाँ कुंभ लगेगा बाबा, इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। सब गम्बर से ही आएगा। जय जय श्री राम। कितने गुरुदेव? 1.25 लाख नागा दिगंबर अखाड़ा जी। यहाँ गौशाला की नींव डाली।
एक अपने हाथों से पौधे लगाए, अपने हाथों से नक्शा दिया, नंदराज गौधाम गौशाला नामकरण संस्कार किया। हम गौओं की सेवा करेंगे, पूरे क्षेत्र ने कहा कि हम गौ सेवा करेंगे। ये सब लोग गौ सेवा में लगे हुए थे, पूरा विश्वास था कि हम गौओं की सेवा अच्छी करेंगे। लेकिन मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण पीछे से ये लोग क्या कर बैठे, क्या कर रहे हैं। 1000 गाय, मेरे पास 5000 गौओं को रखने तक की मेरा नक्शा गौशाला का है। मैंने बनाया है नक्शा यहाँ। पहले से ही हम गाय बेचने के लिए थोड़े, गौओं को तस्करों को देने के लिए थोड़े ये गौशाला बनाई। कितनी भी गाय आएंगी हम यहाँ रखेंगे, सेवा करेंगे, इसलिए गौशाला को डाला। लेकिन अभी 1000 के बाद में 500 गाय एकदम से गायब हुई। क्या हुआ, ये कौन षड्यंत्र हुआ, कौन तस्कर इसके पीछे लगा है? तो मेरा सबसे निवेदन है कि सनातन धर्म के लोगों, हमारी कौन कोर्ट है, कौन प्रशासन हमारा, आप सभी गौ भक्त हो, राष्ट्र देश के रक्षक हो, सबके सब मिलकर के इसकी इंक्वायरी करो, खोज करो, मेरी गाय वापस आए, कहाँ गई हैं, क्यों गई, किससे पूछा, समाज से पूछा क्या, किसको दी, कहाँ पर गई, किससे मीटिंगें होती थी हर महीने, कोई तो प्रमाण होगा तुम्हारे पास में कि हमने पूछ करके दी, कि कहाँ दी, कैसे बेची, कि क्या हुआ। तो मेरा सब नियम है, हमारा न्याय किया जाए। संतों ने जो गौशाला क्षेत्र ने डाली, मैं हमारा न्याय हो, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वापस मेरी 1100 जितनी भी गाय हैं वो मेरी सब वापस आएँ और सबके सब मिलकर के शासन प्रशासन के लोग इस कार्य में लगे। Wish that everybody gets inspired from what Gurudev does. Even like if we can bring like 2% of what Gurudev does and what he wishes the society to follow, if we try to follow that, I think our society and India as a whole will be on a very good path. आप गुरु महाराज जी के आश्रम में आए हैं, कहाँ से आए हैं, अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा गांव देश हरियाणा है, मैं हरियाणा से आया हूँ, जिला महेंद्रगढ़ से आया हूँ और गुरु जी के आश्रम में मैं सेवा के लिए गुरु जी के साल में हर बार 2 बार साल में आता हूँ गुरु जी की सेवा के लिए। गौ माता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है जी, गौ माता के नाम पे जो धनराशि आती है सरकार से, वो उसके संबंध में गौ माता जो 498 गायब है लेकुलिया गौशाला से, उसका एक मुद्दा गुरुजी ने उठाया है। उसको लेके आप किस दृष्टि से देखते हैं कि गुरुजी द्वारा जो मुद्दा उठाया गया है, क्या इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार है संपूर्ण देश में चल रहे हैं? उसके लिए हम खिलाफ हैं जी, बिल्कुल। जब महाराज सिंह सैनी ने हमारे हरियाणा में गौ पालने वाले के लिए 30,000 रुपये का अनुदान किया है कि घर में जो गौ पालेगा उसको 30,000 रुपये में गौ के लिए दूंगा। हमने यहाँ आकर देखा कि यहाँ एमपी में गौओं के अत्याचार हो रहा है। हमने भी अफसोस किया कि हम अपनी दिल से अपना मुंडन करवा के गऊ के अर्पण करें और उसके लिए हम जी जान जा रहा। आपने भी मुंडन करवाया आज? आज हमने मुंडन करवाया गऊ के। जिस प्रकार से आज गुरुजी आप उत्साह लेके आए थे कि गुरुजी का जन्मदिन मनाएंगे और यहाँ आने के बाद आपने देखा कि गुरुजी जो अपना जन्मदिन न बना के गायों के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? आज हम गुरुजी के जन्मदिन के लिए आए थे। गुरु भक्त कहाँ से आए हैं? क्या आपको पता था कि आज गुरुजी के जन्मदिन पे गुरुजी ने इतना बड़ा आंदोलन छेड़ा है, उसके प्रति आपकी क्या सहानुभूति है? हम शुरू से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गौ सेवा के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो हिंदुत्व के नाम पे जो पार्टी राजनीति कर रही है और अंधी मुख बधिर होकर सुन रही है, एक सही आवाज़ उठाई जा रही है, उसके लिए भी प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा ना हो कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो उनको, दोषी पाएदार को सजा दी जाए उनको। 498 जो गाय लापता है लेकुलिया गौशाला से, जो मुद्दा गुरुदेव ने उठाया है, उस मुद्दे पे आप लोगों का क्या कहना है? गुरुदेव के मुद्दे पे हम सहमत हैं। सारी सच्चाई पब्लिक के सामने आ चुकी है और उनके तथ्य जितने भी उन्होंने पेश किए सारे झूठ साबित हो रहे हैं। फिर भी राजनीतिक दल प्रशासन उनको बचा रहा है, क्यों ना प्रशासन के खिलाफ भी आवाज उठाई जाए। और फिर ये लोग ऐसे आवारा घूम रहे हैं, गुरुजी के साथ नहीं दे रहे हैं। तो आप यहाँ के प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की कमजोरी है ये, बिल्कुल ही। हमें न्याय चाहिए साहब, न्याय चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। तो जो जिस प्रकार से गुरुजी ने आवाज उठाई है उसके लिए आप न्याय की न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं। कहाँ से आए सर? आज गुरुदेव का जन्मदिन है, प्रतिवर्षानुसार यहाँ पे आयोजन होता है जन्मदिन का अवसर पर। आज का जो आयोजन हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा आयोजन रहा और खासकर जो आक्रोश मैंने पहली बार देखा गुरु जी के चेहरे पे, जो गौ माता की प्रतिभा, जो स्वाभाविक भी है, गौ को अपन ने माता माना है और उस माता का शादी से कुछ दुराचार होता है, तो शायद जो स्वामी जी के चेहरे पर मैंने पहले बार देखा है
400 इंडियनों जो गाय लापता है उसकी जांच होना चाहिए कि नहीं, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को आप? होना चाहिए और जो भी उसमें आता है उनको सजा भी मिलना चाहिए यदि उन्होंने गलत किया है। कहाँ से आए आप? महिदपुर रोड से, वर्तमान में महिदपुर के सरपंच हूँ। अच्छा, आज गुरुदेव का जन्मदिन था। जी। गुरुदेव का जन्मदिन प्रतिवर्ष शक्तिपीठ पे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज जन्मदिन में कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। जी। क्या क्या देखा आज आपने? जी, जो लेकोड़ा गौशाला में जो हुआ है उसकी वजह से गुरुजी बहुत व्यथित थे। उनकी पीड़ा देखकर हमको भी ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए। अभी तक प्रशासन ने इस मामले में किसी भी प्रकार की जांच शुरू नहीं करी है। जी। इसको लेकर प्रशासन पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि कहीं की भी गौशाला हो उसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत जरूरी है, और गुरुदेव ने अगर ये मुद्दा उठाया है तो इसकी जांच निष्पक्ष होना ही चाहिए। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान में झुंझुनू जिले से। जी, आज गुरुदेव का जन्मदिन था। आज गुरु फ्लैक्स में हम यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ हाँ देखा कि गौ माता के लापता होने से 458 में जो गायें लापता है उनसे गुरुदेव की जो पीड़ा देखी हमने तो बहुत हार्डली दुख हो रहा है यहाँ आके। और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए, जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और सच्चा मतलब न्याय मिले गौ माता के लिए। और हम बिल्कुल उत्साह हृदय पूरे राजस्थान से, झुंझुनू जिले से महाराज जी के साथ होते हैं, दिन से साथ में सुनते हुए। आज खाचरोद शक्तिपीठ पे आप पधारे हैं, गुरु महाराज के आश्रम पे। क्या आप कहना चाहेंगे कि आज जो गुरुजी ने जो मामला उठाया है उसको लेके आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया लगा हमने बहुत बढ़िया लगा, और महाराज जी का सम्मान देख के और उनकी समर्पण देख के गौ माता के। कितने वर्षों से आप जुड़े हैं यहाँ से शक्तिपीठ से? शक्तिपीठ से कितने वर्षों से जुड़े हैं? कितने सालों से जुड़े हुए हैं आप? हम 30 साल से जुड़े हुए हैं। और हमें एक बात का आनंद हो रहा है कि आज महाराज जी का जन्मदिन है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी मन को व्यथा हो रही है कि आज स्वामी जी महाराज जी ने जो कहा, उनके हृदय से अंतःकरण से जो आवाज़ निकल रही है वो सुन के बड़ा दुख हुआ हमें। आज कोई प्रसन्नता नहीं है हमारे चेहरे पे। यहाँ हम आए बड़े आनंद के साथ में, लेकिन ये गौ माता के लिए जो स्वामी जी का हृदयपूर्वक जो निकल रही है आवाज़, ये बिल्कुल सही है, सच्ची है। और हम सभी हर व्यक्ति अपने अपने प्रति से स्वामी जी के पीछे हम खड़े हैं। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम नारायण महाराज, मैं हैदराबाद से हूँ। प्रेरणा उत्सव मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक चरित्रों का जीवन के अंतर्गत गुरुवार की शाम को नगर के स्कूल ग्राउंड पर स्वतंत्र समर की अप्रतिम गौण नायिका वीरांगना रानी दुर्गावती नृत्य वाटिका सह निदेशक संजय सिंह जादौन, आलेख योगेश त्रिपाठी व चित्र प्रदर्शनी वीरांगना रानी दुर्गावती का जीवन और अवदान मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग व जिला प्रशासन खरगोन के निर्देश पर ग्वालियर की समन्वय सांस्कृतिक एवं समाज कल्याण समिति के 35 से ज्यादा कलाकारों ने प्रस्तुति देकर वहां उपस्थित ग्रामीणों का मन मोह लिया। बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए गांव के वरिष्ठ ने आभार व्यक्त किया। इंदौर में वार्ड 65 के पार्षद कमलेश कालरा और एमआईसी सदस्य के बीच विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें विवाद के मुख्य कड़ी बने निगमकर्मी ने पहली बार मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसमें उसने पार्षद पर गंभीर आरोप लगाए। निगमकर्मी का कहना है कि पार्षद ने निर्माणाधीन बिल्डिंग को नोटिस देने के बाद विरोध जताया था और अपशब्द कहकर उसे धमकियां दी थी। इसके अलावा पार्षद द्वारा अभी भी निगमकर्मी पर केस वापस लेने का दबाव डालने के आरोप भी लगाए गए। निगमकर्मी ने इस मामले में पार्षद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसने कहा कि पार्षद की धमकियां अभी जारी हैं और वह उसे केस वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। इस विवाद को लेकर एसीपी ने भी जांच और कार्रवाई की बात कही है और इस मामले में जल्द ही परिणाम सामने आने की उम्मीद जताई गई है। भाई साहब, क्या विवाद आपका पार्षद से हुआ था और उसी विवाद के बाद अभी इतना बड़ा स्वरूप जो है पूरे विवाद ने ले लिया है? शुरुआत आपसे हुई थी, कहाँ से ये पूरी शुरुआत हुई? सर, मेरे अधिकारी ने नोटिस जारी करा था और मैं निगम कर्मचारी हूँ, जो मैंने निगम का कार्य करते हुए नोटिस चस्पा करा और चस्पा करके मेरा काम ख़त्म करा। नोटिस किसके यहाँ चस्पा किया? शब्बीर हुसैन के वहाँ 34 कातीवाला टैंक, और वहाँ के मकान मालिक ने कमलेश कालरा से मेरी बात करवाई और कमलेश कालरा ने बोला कि यहाँ नोटिस नहीं लगेगा, तू ले जा तेरा नोटिस।
तो सर मैंने मेरे अधिकारी से बात करी, अधिकारी ने बोला वह उसने अवैध काम करा है, तो उसके लिए जो नोटिस है वो चस्पा करके तू आ जा। तो सर मैं चस्पा करके आया और फिर ये मुझे फ़ोन लगा के बोलता है कहाँ हो, यहाँ आए क्यों नहीं, तुम अपना पर्सनल काम कर रहे हो। तो सर मैंने बोला कि सर पर्सनल काम नहीं कर रहा हूँ मैं मेरा निगम का काम कर रहा हूँ। तो बोले कि तू आ, मैं तेरे को बताना चाहता हूँ, पार्षद के कहने पे नहीं चलेगा, तो मैं ऊपर बात करता हूँ। तो सर का नाम कहाँ से आया? सर वो उसने बहुत प्रेशर करा मुझे और बोला कि पार्षद के कहने पे नहीं चलेगा तो मैं तेरी नौकरी ख़त्म कर दूंगा। तो सर मैंने उनको बोला कि सर मेरे घर में ही पार्षद है जीतू यादव। तो बोले जीतू यादव की धमकी दे रही है। मैंने बता रहा हूँ कि मेरे वहाँ भी पार्षद है, तो मैं उस तरीके से बात कर लूँ आपसे। अच्छा, इसकी शिकायत आपके द्वारा जीतू यादव को भी की गई थी या कि कैसे मिली उनके पास? सर मीडिया के माध्यम से जी, मैंने मीडिया में चलाई थी। फिर क्या हुआ उसके बाद में? फिर सर मैंने मेरा काम करा और सर रिपोर्ट लिखवाई है पार्षद के नाम से, 296 लगवाई है उसके ऊपर और 351, वो मुझे जान से मारने की धमकी दी है और आज वो रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बना रहा है। अच्छा, पार्षद के खिलाफ जो शिकायत आपने की है कहाँ की है? सर थाने में करी है मैंने, सीएम से भी मैंने निष्पक्ष कार्रवाई के लिए मांग की है। नगर निगम की तरफ से कोई प्रेशर आपको? नहीं, नगर निगम से कोई प्रेशर नहीं। सपोर्ट में है कि सपोर्ट में है, अपने कमिश्नर साहब पूरे सपोर्ट में है। मैंने जो ईमानदारी से काम किया है उसका पूरा सपोर्ट है उनसे। जीतू यादव का कहाँ रोल आ रहा है इसके अंदर पार्षद का? सर मेरे को नहीं मालूम कि वो कैसे हुई। सर मेरे जो ऑडियो में ये हो गया था कि सर मेरे वहाँ पर भी पार्षद है, तो उसने बोला कि उनके वहीं पर नौकरी करो। तो सर मैंने बोला मैं नौकरी उनके वहाँ भी नहीं कर रहा, मैं निगम की नौकरी कर रहा हूँ। और मैंने जो नोटिस दिया है, नोटिस चस्पा करा, वो सर निगम के अपने अधिकारी के कहने पे करा है, जो मेरा काम है। अब किस प्रकार की धमकियाँ मिल रही हैं आपको? सर वो रिपोर्ट वापस लेने की दबाव बना रहा है और बोल रहा है कि तेरे को देख लूँगा मैं। कौन कर रहा है? कमलेश कालरा। ये कौन से वार्ड? पार्षद वार्ड क्रमांक 65 का। आपका नाम? मेरा नाम यतीन्द्र यादव और भवन सहायक के रूप में हूँ मैं, जोन 12 हर सिद्धि। सर पार्षद कमलेश कालरा पर भी एफआईआर दर्ज हुई है निगम कर्मी से, क्या मामला है सर? 4 जनवरी 2025 को एक नगर निगम के कर्मी जिनका नाम यतीन यादव, उनके द्वारा एक लिखित में शिकायत थाना जूनी इंदौर में की गई थी कि उनके साथ जो है क्षेत्रीय पार्षद के द्वारा जो है फ़ोन पर गाली गलौज किया गया था, जिस पर से जो है संबंधित धारों में थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया है। सर वो पार्षद का कहना, वो उनका कहना है फरियादी का कि सर मुझे धमकाया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं है और ना ही उसने किसी प्रकार से पुलिस से संपर्क करने का प्रयास किया है। महेश्वर लोकमाता अहिल्या होलकर के 300वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला सहित कैबिनेट के सभी मंत्री महेश्वर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों ने सबसे पहले लोकमाता अहिल्या बाई होलकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और मां नर्मदा का पूजन किया। अब कुछ ही समय में मंडलेश्वर नगर में आम सभा को संबोधित करेंगे और विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। हम सबका सौभाग्य है, मालवा की होलकर साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई का 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और हमने सबने मिलकर तय किया कि महारानी का जीवन जिस प्रकार से लोक कल्याण के रहा है, उनकी अपनी जनता के प्रति जो उनकी भावना रही है, सुशासन के उच्चतम मापदंडों के साथ जिस प्रकार से महारानी अहिल्याबाई ने अपना पूरा जीवन जिया है, हम सबका फर्ज बनता है हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी, न केवल प्रदेश की बल्कि देश में उनका बहुत विशेष मान सम्मान और स्थान है। खासकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनने अखंड भारत की कल्पना की। भले उनका राज्य छोटा था लेकिन मन की उदारता और मन का भाव बहुत बड़ा था
जिसके कारण से मुगल सत्ता के दौर में भी उन्होंने अपने सभी देवस्थानों पर न केवल अन्न क्षेत्र, न केवल पवित्र नदियों के किनारे घाट, बल्कि देवालयों का भी निर्माण कराया है। और कहाँ मानसरोवर, कहाँ रामेश्वरम, कहाँ द्वारका, कहाँ विश्वनाथ बाबा का धाम, हर स्थान पर व्यक्तिगत चिंता करके समान रूप से राज्य संचालन भी किया और एक तरह से उस समय का उनका उदात्त दृष्टिकोण दुनिया ने देखा। और एक इतनी कठिन परिस्थितियों में भी उनने समान रूप से एक प्रकार से शासक को अपने जीवन में कितनी कठोरतम भावना रखना पड़ती है। पति चले गए, बेटा चला गया, ससुर चले गए, जीवन में निराशा ही निराशा, लेकिन उनके मन में आशा अपनी जनता के प्रति, शासन के प्रति, भविष्य की संभावनाओं के प्रति, उसका एक बहुत उदात्त उदाहरण अगर कहीं किसी देखा जाएगा तो 300 साल में महारानी अहिल्याबाई का वाकई वो अद्भुत दृष्टिकोण है, जब उनने अपने शासन में भी बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए माहेश्वरी साड़ी जनता के सामने ला करके बुनकरों को प्रोत्साहन दिया। हमारे अपने किसानों के लिए कुएं बनवा करके उनकी सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया। बगीचों के प्रति प्रोत्साहन देके 10 बीघा में 1 बीघा में फलोद्यान शासन को दो, 9 बीघा का आप आनंद लो। एक एक काम उनका तत्समय उठाया गया, वो आज भी हम सबके लिए समसामयिक है, आज भी उपयोगी है लोक हितैषी निर्णयों के लिए। अहिल्या माता का नाम लेने मात्र से शरीर न केवल रोमांचित होता बल्कि शासन के प्रति हमारी उदात्त भावना को और प्रगाढ़ करता है। मेरी अपनी ओर से, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों की ओर से, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों की ओर से हम मां नर्मदा के किनारे आज उनको हम स्मरण करने भी आए और उनको सामने रख करके सुशासन के नए दौर में हम पहुंचेंगे। जनता उनकी उन सारी बातों को एक बार फिर जाने समझे, इसके पीछे यही भाव है। खास करके अब जब नदी के किनारे माँ गंगा यमुना के किनारे अगर प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जहाँ लोक हितैषी सनातन संस्कृति के कई सारे स्वनाम धन्य हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, सारे अखाड़े जब हमारे सनातन धर्म की पताका लहरा रहे हैं, तो इसी समय हमारे माँ नर्मदा के किनारे अहिल्या माता को स्मरण करने से निश्चित रूप से उसी भावना की पुष्टि होती है। मैं अपनी ओर से पुण्य स्मरण भी कर रहा हूँ और माँ का आशीर्वाद हम सबको मिले, इस भावना से हम यहाँ आज अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम माँ अहिल्या की राजधानी माँ नर्मदा के किनारे कैबिनेट करने जा रहे हैं, जहाँ हम अपनी मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक मिशन को भी लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ उससे बढ़कर के हमारे लिए धार्मिक शहरों में हम शराबबंदी के एक बड़े निर्णय की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार से वर्तमान के समय में शराब के कारण से कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बीमारियां आती है, हॉस्पिटल और कई खर्चे बढ़ जाते हैं, और उससे बढ़कर के ये अशांति और कई कारण से घर तोड़ने के एक अलग उपक्रम के माध्यम से शराब अपनी बीमारी फैलाती है, जिसमें खास करके महिलाएं, बच्चों, इनको बहुत कष्ट होता है। हम उम्मीद कर रहे हैं सुश्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की तरफ बढ़े, महिला, किसान, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी हो, और इसके कारण से ऐसे कई निर्णय हम करने वाले हैं जिस निर्णय के कारण से माँ अहिल्या की आज की 300वीं जयंती के अवसर पर होने वाली कैबिनेट सार्थक होगी। इंदौर में भिक्षावृत्ति पर रोक होने के बावजूद शहर में भिक्षुक तो घूम ही रहे हैं, अब भिक्षा देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं भवरकुआ थाने पर संभवतः देश में पहली बार भिक्षा देने वालों के खिलाफ FIR कर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल पिछले दिनों एक इंदौर कलेक्टर के आदेश के बाद इंदौर शहर में भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद एक आदेश भी निकाला गया था जिसमें भिक्षा देने वाले के खिलाफ भी कार्यवाही की बात कही गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली रिपोर्ट भिक्षा देने वाले के खिलाफ भवरकुआ थाने में दर्ज की गई, जहां भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल अधिकारी ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई, जहां हनुमान मंदिर पर कुछ लोग भिक्षुओं को भिक्षा दे रहे थे, जिन्हें पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। सर, भवरकुआ थाना क्षेत्र में एक FIR दर्ज हुई है जिसमें एक भिखारी को भीख देने के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हुई है, क्या है सर? आज थाना भवरकुआ पर कलेक्टर महोदय द्वारा पूर्व में भिक्षावृत्ति देने और लेने को निषेध किया गया था, आदेश निकाला गया था।
उसके तहत आज उनकी टीम द्वारा आवेदन दिया गया, जिसमें एक FIR 188 की पंजीबद्ध हुई है। किसके खिलाफ की गई है? अभी अज्ञात है, उसमें CCTV फुटेज देख करके पता चलेगा कौन उसमें भिक्षा दे रहा था। उसमें धार महू लोकसभा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास सावित्री ठाकुर एवं पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के कर कमलों से 30 गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस भवन का निर्माण 1,59,00,000 की लागत से किया गया, जिससे क्षेत्रवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर नवनिर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लोकार्पण भी किया गया, जिससे स्थानीय जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में और बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष शेखर यादव जी, जनपद उपाध्यक्ष जितेंद्र जी मंडलोई, पूर्व मंडल अध्यक्ष मुन्ना लाल जी पटेल, उप सरपंच दशरथ यादव, वरिष्ठ नेता गढ़ एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। तो ऐसे जहाँ भी हो सर्वे वाले ध्यान रखें बात। हाँ, कॉमेडी और ऐसे देखो क्या, जैसे हम लोग कलसाड़ा का नाम नहीं मैंने लिया, तो कलसाड़ा को भी अभी लिखवा देना तो मैं जुड़ूंगी। तो जितनी योजनाएं जो चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री हो डॉक्टर मोहन यादव जी या हम लोग भी हैं, हम लोग उनकी योजनाओं को आप तक पहुंचाने का आपका काम, सरपंच का काम एक कड़ी दर कड़ी है, ताकि गांव में पहुंचाए। और ये जैसे अभी मंत्री जी ने बताया कि जब कुछ लाडली लक्ष्मी योजना का जब आया फॉर्म तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा, इसमें हम नहीं करवा पाते पंजीयन भी। हमको करवाना चाहिए, हमको सर्वे वाले आ रहे, हमको गलत सलत जानकारी नहीं देना चाहिए, सही जानकारी देना चाहिए। ये सब हमको संज्ञान में होते हुए भी हम गलत जानकारी बता देते हैं। जैसे किसी ने टेलीफोन का नंबर दे दिए या कहीं, तो उसमें बहुत सारे नाम कट गए, वो हाँ लैंडलाइन के, तो इससे भी कि आपके लैंडलाइन फोन है तो फिर तो आप तो अच्छे ही होंगे, गरीब कहाँ से हो सकते हैं। तो जितने 8 लाख तक का जिसकी आयु होगी, उसके जो आयु होगी उसके नीचे वाले लोगों को लेंगे प्रधानमंत्री आवास में। जैसे 70 साल के जो आयु वाले उनको लेंगे आयुष्मान भारत में। आज ये तिसगांव पंचायत में क्या लोकार्पण हुआ था? क्या सावित्री दीदी द्वारा केंद्र राज्य मंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्ती गाँव जी द्वारा और सरपंच तिसगांव सावित्रीबाई और उप सरपंच दशरथ जी यादव द्वारा 1,59,00,000 का नवीन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोकार्पण भवन का किया गया। ऐसा क्या सेवाएं मिलेंगी लोगों को, कब तक मिल पाएंगी? आसपास के 20 गांव के लोगों के सेवा के लिए ये निर्माण हो रहा है और स्वास्थ्य लाभ आसपास के सभी गांवों को मिलेगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगी? इसमें अभी इसका टेंडर बहुत ही जल्दी चालू होने वाला है। कम से कम इसको बिल्डिंग को बनने में 1 साल के लगभग लगेगा। आपका नाम बताओ। मैं रितेश डावर, ग्राम पंचायत तिसगांव।